हिमाचल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक रविवार को धर्मशाला में हुई। बैठक में प्रत्याशियों का पैनल बनाकर केंद्रीय आला कमान के पास मुहर लगाने के लिए भेजा गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव के सियासी शोर के बीच दोनों दलों में टिकट फाइनल करने को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जहां हर सीट पर करीब नाम तय माने जा रहे हैं, वहीं बीजेपी में मंडी लोकसभा सीट पर नाम को लेकर कुछ तय नहीं हो पा रहा। सूत्रों की माने तो कई नामों पर चर्चा के बाद भी कुछ फाइनल नहीं हो सका है। हालांकि पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है और नाम पर आखिरी मुहर केंद्रीय हाईकमान ही लगाएगा। मंडी संसदीय सीट से टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मंत्री महेंद्र सिंह और गोविंद ठाकुर पर बैठक में न चर्चा हुई और न ही बातचीत हुई। मंडी से 5 दावेदार पैनल में है। 5 नामों पर बात न बनी तो ही मंत्रियों के नाम पर हाईकमान मंथन करेगा। मंडी लोकसभा सीट से महेश्वर सिंह, ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह, अजय राणा, निहाल चंद और राकेश जुम्वाल के नाम चल रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट से कृपाल परमार, अर्की विधानसभा सीट से रतन सिंह पाल और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से चेतन बराटा के नाम तय हैं। हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में नाम जब तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आ जाते तब तक उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो आपको बता दें, इसी को लेकर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रत्याशियों का पैनल बनाकर केंद्रीय आलाकमान के पास मुहर लगाने के लिए भेजा गया है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर केंद्रीय समिति की ओर से प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जाएगा। पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पिछले कल धर्मशाला में संपन्न हुई है और उस बैठक में 3 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इन चारों सीटों के लिए जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है अंतिम नाम की घोषणा कर देगा। वहीं सत्ता पक्ष को हराने के लिए विपक्ष भी पूरे दमखम से तैयारी में जुटा हुआ है। आइए देखते हैं कैसी है कांग्रेस की तैयारियां। हिमाचल कांग्रेस में उपचुनाव के चढ़ते सियासी पारे के बीच प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के इंतजार में हैं। शनिवार को हुई चुनाव समिति की बैठक के बाद हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली दरबार पहुंचे। यहां नेताओं ने हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजेश शुक्ला से मुलाकात की। हिमाचल कांग्रेस की ओर से संभावित नामों पर चर्चा भी की गई। इसके तुरंत बाद शिमला ग्रामीण के विधायक और प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रम आदित्य सिंह को दिल्ली तलब किया गया। इसके बाद मंडी संसदीय सीट से चल रहे प्रतिभा सिंह के नाम को और ज्यादा हवा मिली। अब मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रतिभा सिंह का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। प्रतिभा सिंह का नाम घोषित होने की स्थिति में यहां पंडित सुखराम का परिवार आश्रय शर्मा को टिकट न मिलने पर समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा बात अगर बाकी विधानसभा सीटों की करें तो जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, फतेहपुर से भवानी सिंह का नाम लगभग तय है। लेकिन अर्की विधानसभा में कांग्रेस का पेच फंसता नजर आ रहा है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यहां पर कांग्रेस गुटबाजी के चंगुल में फंसती दिख रही है। यहां से राजेंद्र ठाकुर और संजय अवस्थी के बीच पार्टी के अंदर ही रण छिड़ा हुआ है। बहरहाल दोनों दलों की जीत के दावे के बीच सत्ता का ये सेमीफाइनल बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सत्ता में है दम और विपक्ष भी नहीं है कम। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चुनाव की तारीखें तय हो गई है, कैंडिडेट तय होने हैं, उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। अपनी पार्टी आलाकमान से जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए, वक्त हो चला मूड ऑफ हिमाचल का। सत्ता के इस सेमीफाइनल में आज जनता टीवी की टीम पहुंची अर्की के वार्ड नंबर 4 में, जहां पर लोगों ने बताया कि चुनावों को लेकर क्या है उनका मूड। नगर पंचायत अर्की के वार्ड नंबर 4 पर, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि उनका विधायक कैसा हो। इस समय हमारे साथ
मौजूद है एक युवा, हम उनसे जानेंगे कि उनका जो विधायक है वो कैसा होगा। नमस्कार। हमारा विधायक हमारी आवाज़ हमारी ताकत। हम चाहते हैं हमारा विधायक अपनी ताकत लेकर हमारी आवाज़ सुने, हम लोगों का साथ दे, सारी समस्याओं का निपटारा करे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सड़कों की समस्याओं को देखे और उन दिनों में भी जनता के साथ रहे जब कोई चुनाव ना हो, जनता का पूरा सहयोग दे, जनता की आवाज़ सुने। और भी स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो अपना किस तरह का विधायक चुनना पसंद करेंगे। विधायक हम ऐसा पसंद करेंगे जो हमारे जनवासियों का सर्वांगीण विकास कर सके, और जो इस समय अर्की में मुख्य मुद्दा है खेल मैदान की, अर्की वासियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पर चल पड़े हैं, जिसकी खेल मैदान ना होने की वजह से यहाँ स्पोर्ट्स का करियर बच्चों का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए अर्की में मुख्य मुद्दा इस समय इलेक्शन के लिए खेल मैदान का है कि जो भी विधायक चुनकर आए वो कम से कम अर्की को एक काफ़ी बड़ा खेल मैदान दे सके, जिसके वजह से बच्चे यहाँ स्पोर्ट्स में आगे अपना करियर बना सकें। नमस्कार जी, मैं चाहती हूँ कि जैसे इस महंगाई है और जैसे सिलेंडर महंगा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हम गृहिणी हैं, हमें तो ऐसे चाहिए कि जो इन चीज़ों के दाम वगैरह कम करे, और जो नेता भी बने, जो भी बने, हम ऐसा चाहते कि वो हमारे बीच में आए, हमेशा हमारे बीच में आए और हमारी समस्या को सुने। बस हमें ऐसा चाहते हैं। उपचुनाव में क्या मुद्दा मानते हैं और आप किस तरह का विधायक चुनना पसंद करेंगे। नमस्कार जी, मुद्दा तो एक विकास का ही मुद्दा है जो हर विधानसभा क्षेत्र में रहता है। हमें ऐसा विधायक चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो हर के लिए, मतलब किसी के थ्रू हमें उसके पास ना जाना पड़े। बहुत से मुद्दे हैं, खासकर मैं अर्की नगर पंचायत की बात करूं तो पार्किंग की समस्या है, खेल मैदान की समस्या है। हमारे यहाँ कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है जिसके चलते यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो युवा है उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े पढ़ने। एक इंस्टीट्यूट खुलने से रोजगार के भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे साधन उपलब्ध हो जाते हैं। कोई दुकान खोल सकता है, किसी के कमरे किराए पर चढ़ते हैं। उसके अलावा अर्की में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित की जा सकती हैं। तो ऐसे मुद्दों को जो विधानसभा में उठाए और उसका विजन हो कि किस प्रकार इन सब चीज़ों को पूरा किया जा सकेगा, ऐसा विधायक हम चाहेंगे कि हमारे अर्की विधानसभा से चुनकर विधानसभा में जाए। हमने यहाँ पर जो लोगों से बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका विधायक एक मिलनसार होना चाहिए, उनके मुद्दों को विधानसभा में उठाने वाला होना चाहिए। अर्की से जनता टीवी के लिए राकेश कुमार। सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर ने मां ज्वालामुखी के दर्शन किए, मंदिर में शीश नवाया। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम जयराम ठाकुर थोड़ी ही देर मंदिर में रुके और उन्होंने कहा कि मंदिर में हवन यज्ञ की अनुमति दे दी गई है। अब पुजारी वर्ग और श्रद्धालु दर्शन और हवन यज्ञ कर पाएंगे। दौर खत्म हो जाए और हम जैसे पहले काम करते थे वैसे काम करें, लोग दर्शन करने के लिए आए, माँ उनको आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना। हवन खोलने के लिए मैं कह दी कि हवन खोलने की व्यवस्था आज से हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों की व्यवस्था में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। मंदिरों में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। बता दें कि अब सभी मंदिरों के अध्यक्ष केवल हिंदू ही रहेंगे, यानी जिस जिले में सरकार ने जो मंदिर अधिकृत किया है उस जिले का उपायुक्त हिंदू होना जरूरी है, तभी वो मंदिर के अध्यक्ष बन सकेंगे। इसके अलावा दूसरे धर्मों के आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के अधिकारी मंदिर अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। सरकार ने यह भी साफ किया कि अगर भविष्य में मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ाया जाएगा वो हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों पर खर्च नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने 1984 के अधिनियम में साल 2018 में संशोधन किया था, जिसके तहत नए नियम सरकार को प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें मंदिर की नकदी, सोना चांदी और दूसरे कामों पर खर्च नहीं किए जाएंगे। इस धन और सोना चांदी का उपयोग केवल हिंदुओं के कल्याण के लिए ही होगा। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू जैसे कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें सरकार ने अपने अधीन किया है और यहां पर हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल किस जिले में कौन से मंदिर में उपायुक्त कौन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बता रहे हैं। तो बिलासपुर की अगर बात करें तो श्री नैना देवी मंदिर में उपायुक्त पंकज राय है, बाबा बालकनाथ में देव श्वेता बनिक। और इसी के साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि
कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर में निपुण जिंदल और कांगड़ा जिले के ही अंतर्गत आने वाले चामुंडा देवी में भी निपुण जिंदल ही न्यास अध्यक्ष है। और दशहरा मेला कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पर आशुतोष गर्ग को न्यास अध्यक्ष बनाया गया है। तो हर जिले की जानकारी फिलहाल विस्तार से आपको दे रहे ग्राफिक्स के जरिए कि अभी किस मंदिर में कौन अध्यक्ष है। हमीरपुर जिला के नादौन में राष्ट्रीय स्तर की ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन प्रतियोगिता का शुभारंभ वन एवं खेल युवा मंत्री राकेश पठानिया ने किया। इस प्रतियोगिता में देश भर की 28 टीमें रिवर राफ्टिंग में हिस्सा ले रही है, जिसमें कि BSFA, ITBP, तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की रिवर राफ्टिंग की टीमें भाग ले रही है। इस मौके पर राकेश पठानिया ने कहा कि नादौन के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, ये नादौन वालों के लिए और हमीरपुर ज़िला के लिए एक बहुत बड़ा दिन है आज, कि आज इतनी टीम्स पहली बारी कहीं पे राफ्टिंग कर रही हैं। और तेलंगाना क्या, कलकत्ता क्या, वेस्ट बंगाल क्या, भारत की फ़ौज क्या, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या, ITBP क्या, हिमाचल की अपनी टीमें और 5 बेटियों की 16 टीम्स हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन आज हिमाचल प्रदेश के साथ साथ नादौन के लिए और हमीरपुर ज़िले के लिए। आज राष्ट्रीय मानचित्र पर नादौन आया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जयराम ठाकुर जी का। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में अब लगातार कमी देखी जा रही है। प्रदेश के लोगों ने कोरोना पर जमकर काबू पा लिया है। एक तरफ जहां पर प्रदेश भर वैक्सीनेशन नंबर 1 में है, तो वहीं पर आज आपको ये भी बता दें कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अब देश भर में पूरा हो चुका है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कितने केसेस सामने आए, कितने लोगों की मौत हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो बीते 24 घंटों की आपको जानकारी दे दें तो 67 नए केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या अब 1400 के पार, यानी कि 1500 से कम अब एक्टिव केसेस रह चुके हैं। 153 लोगों की रिकवरी बीते 24 घंटों में हुई। अब तक कोविड के 2,19,400 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,14,246 लोगों की रिकवरी हुई। 97.58% अब रिकवरी रेट हिमाचल का पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 है और अब तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। पॉइंटर्स के जरिए आपको विस्तार से इस खबर पर जानकारी देते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि सेकेंड डोज का निर्धारित लक्ष्य जो है उसमें से 27,82,030 लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज लग चुकी है। अब तक कुल अगर बात करें तो 84 लाख से ज्यादा लोगों को हिमाचल में वैक्सीन लग चुकी है। और सेकेंड डोज की अगर बात करें तो 50% से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी है। कुल्लू के रामशीला से वाया नगर होते हुए मनाली तक का सफर अब सैलानियों के लिए सुहावना होगा। इस सड़क को भी अब डबल लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस सड़क का नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा। बीते दिनों लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश और नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली की टीम ने दौरा किया था और डबल लेन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भी निरीक्षण किया था। जून माह में जब माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने निर्देश दिया था NHAI के लिए कि इस वाम तट सड़क को जो है वो अपने अधीन ले और इसका 4 लेन की तरह इसका भी डबल लेन में इसको डबल लेन स्टैंडर्ड में इसको अपग्रेड करें। तो उसकी फॉर्मेलिटियाँ भी हो चुकी हैं। फॉर्मेलिटी इन द सेंस कि उनके आदेश के बाद NHAI की अथॉरिटीज़ यहाँ आई थी और स्टेट PWD ने वहाँ पर उनके साथ जाके पूरा सर्वे किया है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते होटल कारोबारी काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की सबसे खूबसूरत पर्यटन नगरी डलहौजी में भी पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिली। हालांकि पर्यटकों के आने से वीकेंड पर सभी होटल पैक चल रहे हैं, जिसका सीधा लाभ होटल कारोबारियों को मिल रहा है।
बिलासपुर के श्री नैना देवी में शारदीय नवरात्रों की धूम मची। आपको बता दें, इसी को लेकर श्री नैना देवी का दरबार सजना अब शुरू हो चुका है। पहले की तरह इस बार भी माता मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जानकारी आपको दे दें कि 7 तारीख से शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं और इसके चलते अभी 3 दिन माता के दरबार को सजाया जाएगा। बहुत अच्छा सजावट है नैना देवी के, खूब सुंदर, बहुत अच्छा। जब नवरात्रा आ रहा है उनकी सजावट है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुंदर, बहुत अच्छी। देवभूमि हिमाचल को एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। सोलन के कोटला नाला में एक मां ने 3 घंटे के नवजात शिशु को मंदिर के दरवाजे पर छोड़ दिया। बता दें कि इसे सुबह 6 बजे मंदिर के पंडित ने देखा और सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश अब शुरू कर दी है। मैं काफ़ी सालों से उस मंदिर में पूजा अर्चना करता हूं और हर दिन की भांति भी मैं इस दिन भी सुबह जब 6 बजे मंदिर में गया तो वहां पर जो है ये बच्चा मुझे मिला है और वहां पर काफ़ी लोग जो है इकट्ठे हुए थे और फिर मैंने देखा कि ये बच्चा जो है इस अवस्था में छोड़ा तो मैं सोचा, पहले तो मुझे ये शक गया कि शायद कोई कुत्ता खींच के लाया होगा किसी के घर से, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बच्चा जो है बिल्कुल पैकिंग की हुई थी इस बच्चे की और बिल्कुल मंदिर के पास जो हमारा फर्स्ट दरवाजा है उसमें रखा हुआ था। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको उस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। सोलन जिले से बड़ी खबर। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में दरअसल डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 57 मामले सामने आ चुके हैं। तो लोगों को सतर्क रहने की अपील अब जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि खतरा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं। डॉक्टर्स की तरफ से लोगों को यह सलाह दी जा रही है। एहतियात ना बरतने पर मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो सोलन जिले की बीबीएन यानी कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 92 करोड़ रुपए की लागत के बजट के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। बिंदल ने कहा कि जल्द ही कई इलाकों में बिजली सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आने वाले लंबे समय तक रुपया हम व्यय कर रहे हैं। सरकार ने हमें बिजली की दृष्टि से आने वाले समय के लिए बेहतरीन बिजली हमारे को मिले, उसके लिए 92 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 5 स्थानों के ऊपर 33/11 kV के हम नए सब स्टेशन तैयार करने जा रहे हैं।